कैसे हैं आप सब। एमएससी स्टडी में आपका स्वागत है। और क्लास 9 का जो मॉडल पेपर निकला है उसका हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आज से। तो आज हम लोग एसएसटी का यानी कि सोशल साइंस का मॉडल पेपर को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो शुरू हुई थी आपकी 1789 यानी कि 1789 में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ है। तो एक्चुअली बुजुर्वा शब्द जो है वो उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो मतलब कि जो गरीब थे और कमज़ोर थे, उनका शोषण करते थे। तो वैसे तो हम लोग जो फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं उसमें मध्यम वर्ग और पादरी वर्ग, ठीक है, ये दोनों जो थे वो जो दबे कुचले लोग थे यानी कि जो कमज़ोर लोग थे उनका शोषण करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे मध्यम वर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। पादरी वर्ग आप कह सकते हैं कि पादरी वर्ग भी ये शोषण करने में आगे थे उस समय फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, लेकिन इसमें आंसर आप मध्यम वर्ग मारेंगे क्योंकि ये भी कुशल थे ये लोग, मतलब संपूर्ण रूप से परिपूर्ण थे, इनके पास पैसे धन सभी होते थे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। कट्टरपंथी राजनीतिक कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजभक्त, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है रूढ़िवादी, चौथा है जैकोबिन्स। तो हम लोग को पता है क्योंकि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें पता चल गया होगा आपको कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। जिनको याद नहीं है वो ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है जैकोबिन्स क्लब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है बी 1804 यानी कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को ही फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका कि होलोकास्ट किससे संबंधित है। होलोकास्ट किससे संबंधित है। तो होलोकास्ट जो था उस समय मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी एक समूह को मार देना वो होलोकास्ट कहलाता था। एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध से ये रिलेटेड है, तो इसलिए पूछा गया था कि किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, बड़ी नदी पूछा रहा है या लंबी नदी। तो बड़ी नदी और लंबी नदी में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सा है, गंगा। इसका आंसर क्या होगा, गंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 में हम लोग देखेंगे कि भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो भारत की अक्षांशीय सीमा जो है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है वो है आपका हिमालय, सी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो वैसे भी ये भी क्वेश्चन इजी ही है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप बता सकते हैं, बट ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छा उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो असम में, महाराष्ट्र में
ठीक है, और भी कई जगह सबसे ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, गोदावरी को दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी साउथ में गोदावरी को गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसे भी वहाँ के लिए वो ये नदी जो है वो वरदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है, सोचिए। ऑप्शन सी इसका सीधा आंसर है, लोगों द्वारा शासन, क्योंकि हमको पता है कि लोकतंत्र में लोग ही चुनते हैं सरकार को। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही जवाब होगा। लोगों द्वारा शासन जो है वो लोकतंत्र की खास विशेषता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, चलिए वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो ऑब्वियसली लोग जब किसी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो वो पूरा प्रणाली को या उस प्रणाली वो कौन सा प्रणाली में होता है। ठीक है, प्रणाली का मतलब कौन सा विधि से वहाँ पे सरकार बनाया जाता है, तो लोकतांत्रिक विधि, ये लोकतांत्रिक विधि माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही अपने सरकार को चुनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम लोग जाएँ तो पूछा गया है कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो इसका सीधा आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है। वहाँ पे क्या होता है कि सरकार को डायरेक्ट चुना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा, वो ज़्यादातर अभ्यास भी करता है इस बात को लेकर के वहाँ पे स्विट्जरलैंड में भी, और सरकार को चुना भी जाता है, तो उसको प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि संविधान कब अपनाया गया था। ठीक है, संविधान कब अपनाया गया था, तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है, इसका आंसर होगा डी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया था। तो इसमें सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो इसका भी सीधा आंसर है आपका बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है जरा देखें कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण यानी गांव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग कृषि करते हैं, यानी कि खेती करके ही क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। तो कृषि प्रमुख व्यवसाय या मुख्य व्यवसाय माना जाता है वहाँ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, यानी 17 में पूछा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वस्तु और सेवा पर खर्च किया गया धन को हम लोग व्यय बोलेंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि खर्च हुआ है, यानी कि एक्सपेंस हुआ है। लेकिन अगर हम लोग उत्पादन पे खर्च करें तो उसको हम लोग व्यय नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा निवेश। इसका आंसर क्या होगा, निवेश। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को हम लोग क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 नंबर का हम लोग 17 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि 17 के बाद 18 में क्या है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है कि किस क्षेत्र में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है कि किस क्षेत्र में को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सिर्फ इतना ही पूछा कि साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो भारत में 2011 का जब जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत का साक्षरता दर 74.04% यानी कि 74.04% साक्षरता दर भारत में था। इसका मतलब इतने परसेंट लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, यानी कि एजुकेशनली समझ लीजिए कि बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन साक्षरता दर और बढ़नी चाहिए हमारे भारत में। अब 2021 के जनगणना के अनुसार देखेंगे कि क्या है। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन संगठन एकत्र करता है। ठीक है, तो NSSO ऑप्शन ए, भारत में बेरोजगारी पर डेटा यानी डाटा कौन बना करके देता है। तो इस संगठन है NSSO। ठीक है, यही भारत में कितना बेरोजगार है या बेरोजगारी भत्ता, मतलब भत्ता तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बेरोजगार कितने हैं, कितना परसेंट किस सेक्टर में बेरोजगार है वो बताते हैं। ठीक है, तो ये एक संगठन है NSSO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसका डिटेल भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे अलग से भी, अलग वीडियो में। फ़िलहाल तो जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करना है, इसलिए जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन डी। ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन पूछा गया औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना या कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा डी, कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 23 का अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा समानता का अधिकार, क्योंकि इक्वलिटी जो मिला है हम लोग को, राइट टू इक्वलिटी, वो हम लोग को संविधान के 6 मौलिक अधिकारों में से एक मिला है। इससे हम लोगों को क्या मिलता है कि कानून के समक्ष बराबर, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम आदमी हो, उसके लिए कानून के लिए सब बराबर है। ठीक है, तो समानता का अधिकार के थ्रू उसके सहायता से हम लोग को मिला है कि कानून के समान बराबर माना जाए, सामने, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, यानी कि तुरंत दोबारा हम लोग बना सकते हैं उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पहला में है ऑप्शन ए गैर नवीकरणीय संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, सी जीवाश्म ईंधन और डी भंडार। इसका आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 25 की तरफ देखें तो 25 में बोला गया है कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो नाजी एक पार्टी था। ठीक है, पार्टी मतलब एक संगठन जो चुनाव के लिए बनाया जाता है, मतलब लड़ने के लिए। तो नाजी एक पार्टी था। ठीक है, तो उसका एक होता है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, चुनाव चिन्ह, जैसे कि बीजेपी का कमल छाप, कांग्रेस का हाथ छाप, इस प्रकार से छाप है ना, तो ये प्रतीक है। इसी तरह से नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो इसका आंसर होगा डी, स्वास्तिक। स्वास्तिक क्या था इसका। ठीक है, स्वास्तिक इसका क्या था, प्रतीक था।
तो इसका आंसर क्या होगा? डी। तो नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? स्वास्तिक, ऑप्शन डी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन 26 में पूछा गया कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसमें कुछ नया बात तो नहीं है बोलने का। भारत की आधिकारिक भाषा है हिंदी। हिंदी को आधिकारिक भाषा दिया गया है नाम। आधिकारिक मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि भारतीय संविधान में ऐड कर दिया गया है। तो हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है फिलहाल? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर बात करें तो किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। अब एक व्यक्ति थे, शायद ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया के थे, फिलहाल तो इनका जो डिटेल है अभी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। तो आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, उसके बाद ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 29 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इसका आंसर होगा ए, ऊपरी परत। जो ऊपरी परत होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी कि कार्यान्वयन का मतलब हो गया कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि जो कानून बनता है तो उसको लागू करवाया जाए अच्छे तरीके से, उसमें कोई समस्या ना आए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? तो सीधी सीधी बात है कि न्यायपालिका। अगर जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर कोई नहीं मानता है कानून को, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जो होता है, कोर्ट वगैरह जो होता है, उसको बताता है कि तुमको मानना होगा और संविधान के नियमों को पालन करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी भारत में कानून तोड़ता है तो उसको सज़ा कौन देता है? जज। जज कहाँ बैठते हैं? न्यायालय में। ठीक है, तो न्यायपालिका यानी जज ही जिम्मेदार हैं कोई भी कानून को वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है वो देखते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? यानी कि सबसे पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में किस चीज़ से ऊर्जा का स्रोत निकाला जाता है, नहीं माना जाता है? तो हम लोग देखेंगे कि जनरली गांव में जो होता है वो बायोमास यानी कि बायोगैस बना करके ऊर्जा प्रयोग किया जाता है, जिससे स्ट्रीट लाइट या बहुत तरह की चीज़ों को जलाया भी जाता है, यानी कि बायोमास का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, बायोमास। क्वेश्चन नंबर 31 में जाएं तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? एक्चुअली वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो अमेरिका में है, यूएसए। ठीक है, बहुत बड़ा है ये, मतलब जो एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनको वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में जॉब मिल जाए तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से आगे तो नहीं, क्योंकि ये 32 से छोटा हुआ है, तो 32 को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो इसमें आंसर तो सी दिया है, गहन कृषि। ठीक है, बट इसके डिटेल्स में जाना चाहिए हम लोगों को। फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो गहन कृषि का नाम आया है, तो गहन कृषि आंसर होगा इसका। ठीक है, गहन कृषि क्या होता है, स्थानांतरित कृषि क्या होता है, इसको डिटेल में जानेंगे हम लोग ज़रूर।
आगे के वीडियोज़ वगैरह जब बनेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन तो बिल्कुल ज़रूर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कि गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। यानी गर्मी के समय में उत्तरी मैदान में एक हवा बहता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर है आपका लू। यानी कि बोलते हैं ना, ऐसे तो हम लोग उत्तरी भारत की तरफ ही रहते हैं। बिहार झारखंड जो है उत्तरी भारत में ही आते हैं एक तरह से, कुछ पूर्वी भारत, बाकी उत्तरी भारत में। तो यहाँ पे भी लू चलता है गर्मियों में, है ना, कि लू लग जाएगा, मत निकलो जल्दी धूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। तो 34 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो उसका सीधा सीधा आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है कि सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन है कि प्रवास से कौन से क्षेत्र जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। प्रवास के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो देखिए कौन सा क्षेत्र होता है, तो प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र। प्रस्थान मतलब यहाँ से कोई चला जाता है तो भी जनसंख्या में फ़र्क पड़ता है, और कहीं से बाहर से कोई आ जाता है तो भी जनसंख्या में कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में क्या है कि गरीबी रेखा क्या है। तो सीधा बात है कि गरीबी रेखा वह होता है जो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी आय का न्यूनतम स्तर भी छू नहीं पाता है। ठीक है, तो बुनियादी ज़रूरत मतलब बेसिक खाना पीना, दवाई थोड़ा बहुत, है ना, खुद की देखभाल, ये सब। तो इसका आंसर क्या होगा, 36 का आंसर है सी। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो 37 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसका सीधा सीधा आंसर महात्मा गांधी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का सदस्य क्यों नहीं थे भाई, तो ये सवाल आपको डिटेल में कुछ बड़े बुकों में या किताब वगैरह में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के को सीधा सीधा याद कर सके तो बेहतर है, क्योंकि एग्ज़ाम 5-6 दिन बाद 10 दिन बाद है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन में था महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णामाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इनका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 38 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है ज़रा वो भी देख लें कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का क्या मतलब था। इसका आंसर ही हमको गलत लगा है। ऑप्शन ए दिया है लिंग, यानी कि जेंडर के आधार पर। ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति। तो इसका आंसर होगा कि वो रंग के आधार पे था। रंग भेद में रंग के आधार पर, जैसे काला गोरा को अलग करके रखने का प्रयास रहता था वहाँ पे, कि जो काला है वो अलग रहेंगे, जो गोरे हैं वो अलग रहेंगे। काले लोगों के साथ भेदभाव होता था ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा होता था। जिसका आंसर होगा काले गोरे को अलग रखना। या फिर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था, तो काले गोरे को अलग रखना और रंग या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना ही रंग भेद नीति था। चमड़ी मतलब शरीर का चमड़ा, जैसे जो काला इंसान और गोरा इंसान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये तो बात जिनको नहीं पता होगा समझ लीजिए कि वो इंडियन है ही नहीं, बट फिर भी भारतीय तो सभी हैं। देखते हैं, इसका आंसर होगा डी, 26 नवंबर 1950।
26 नवंबर 1950 को, यानी कि 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, कोलकाता और कराची। तो इसका आंसर होगा कराची, ऑप्शन डी 40, यानी कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है और इसका आंसर होगा कराची। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, तो 1931 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, कराची। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 40 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी तरह कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।